हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भाई आपके पास पॉलिटिकल साइंस करने के बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। बहुत सारे बच्चे पॉलिटिकल साइंस कर तो लेते हैं, 10th के बाद 11th में चूज कर लेते हैं, 12th के बाद ग्रेजुएशन में चूज कर लेते हैं, उसके बाद मास्टर्स भी कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि पॉलिटिकल साइंस करके हम क्या क्या कर सकते हैं। आप लोगों को लगता है साइंस में ज्यादा स्कोप है, आप लोगों को लगता है कॉमर्स में ज्यादा स्कोप है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस पढ़ के क्या ही करेंगे। पेरेंट्स भी कहते हैं कि क्या ही करोगे पॉलिटिकल साइंस करके। तो भाई आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं आफ्टर डूइंग पॉलिटिकल साइंस इन ग्रेजुएशन और इन आफ्टर 12। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूपीएससी की। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि वो सिविल सर्विसेज के अंदर जाएं, सिविल सर्वेंट बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। तो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पॉलिटिक्स का ज्ञान। और जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस के होते हैं उनके चांसेस उतने ही ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं यूपीएससी को क्लियर करने के लिए, क्योंकि यूपीएससी में बहुत सारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो सोशल स्टडीज से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आपने पॉलिटिकल साइंस ऑलरेडी पढ़ी हुई है तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यूपीएससी में, एज कंपेयर टू द पर्सन हु कम्स फ्रॉम अदर स्ट्रीम, राइट। दूसरी अगर मैं बात करना चाहूंगा तो मैं बात करूंगा भाई दूसरी चीज क्या है, जर्नलिज्म। बहुत सारे बच्चे पॉलिटिकल साइंस करने के बाद जर्नलिज्म में जा सकते हैं। जर्नलिज्म में एक अच्छा स्कोप होता है। आप भी न्यूज देखते होंगे तो न्यूज में आप देखते होंगे कि 70% जो न्यूज है वो पॉलिटिक्स के ऊपर ही हो रही होती है, गवर्नमेंट के ऊपर हो रही होती है। तो ऐसे में आप लोग बड़ा अच्छा उसमें रोल प्ले कर सकते हैं। आप उसके अंदर एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी रोल प्ले कर सकते हैं। आपने देखा वो कई बार बुलाते हैं किसी पॉलिटिकल साइंस के टीचर को या किसी पॉलिटिकल साइंस के नॉन पर्सन को, जो आपको सही ढंग से सारी लीगल जो सर्विसेज होती है वो बताता है कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे है। तो इस तरह से आप लोग वो भी काम कर सकते हो। तीसरा जो आपके पास स्कोप है वो है लो, यानी कि आप एलएलबी कर सकते हो। अगर आप 12th पास हो तो आप उसके बाद बीए एलएलबी कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो उसके बाद आप एलएलबी कर सकते हो। एलएलबी का अपने आप में स्कोप और एवरग्रीन ब्रांच है। देखिए, वकालत पहले से चलती आ रही है। महात्मा गांधी भी एक टाइम में वकील थे और आज भी वकील है बहुत सारे। तो वकालत हम हमेशा से चलती आ रही है और हमेशा चलती रहेगी। तो आपके लिए एक अच्छा एवरग्रीन स्कोप है कि आप एलएलबी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? इसके अलावा भी मैं अगर चौथे नंबर पे बात करूं तो आप पॉलिटिकल एडवाइजर बन सकते हैं किसी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी को ज्वाइन करके। आज के टाइम में बहुत सारी कंसल्टेंसी हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को वक्त वक्त पे कंसल्ट करती है कि आपका कैंपेन कैसे चलना चाहिए, कि आपका कैंपेन कैसे चलाना है, कैसे रन करना है, हम लोग डोनेशन कैसे इकट्ठा करेंगे, आपकी जो बात है वो लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। तो बाहर देशों में तो ऐसी बहुत सारी कंसल्टेंसी है, इंडिया में भी अब इसका वक्त आ चुका है और धीरे धीरे करके नई नई तरह की कंसल्टेंसी बनती जा रही है। आप लोगों ने नाम सुना होगा प्रशांत किशोर का, जिन्होंने पीएसी है ना बनाई हुई है, जिसके अंदर वो लोग कंसल्ट करते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को और इलेक्शन जीतने में उनकी मदद भी करते हैं। तो इंडिया में एक बूमिंग बिजनेस अपने आप में ये बनता जा रहा है। अब मैं बात करूंगा पांचवा करियर ऑप्शन आपके सामने जो है वो है कि आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस या फिर बीए प्रोग्राम में अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो उसके बाद आप चाहें तो एमए इन पॉलिटिकल साइंस कर सकते हैं, आप एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप एमए इन पब्लिक पॉलिसी कर सकते हैं, आप एमए इन इंटरनेशनल रिलेशन कर सकते हैं। ये चार तरह की एमए इंडिया में ज्यादातर अवेलेबल है और इन चारों में से कोई भी एमए आप कर सकते हो। आप अगर जानना चाहते हो कि एमए इन पॉलिटिकल साइंस और एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फर्क है तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं छठे नंबर पे। छठे नंबर पे आता है एनईटी। जी हाँ, नेट का एग्जाम। अगर आपने एमए इन पॉलिटिकल साइंस कर ली है, इन चारों में से जो मैंने आपको बताया इनमें से कोई भी आपने एमए की है तो उसके बाद आप नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेट की प्रिपरेशन करने के बाद आप कहीं पर भी लेक्चरर लग सकती हैं, लग सकती हैं और आप रिसर्च में भी जा सकते हैं। यानी लेक्चरर करने के लिए तो आपको पूरी पीएचडी करनी पड़ेगी, बट आप रिसर्च में जा सकते हैं और रिसर्च में जाके आप काफी कुछ नया सामने ला सकते हैं दुनिया के, और उसमें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं आज के टाइम में रिसर्च लाइन में जाने के। अगर मैं बात करूं सातवें नंबर पे तो सातवें नंबर पे आता है आपकी बीएड। आप लोग टीचिंग में जा सकते हैं। जो लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, समझते हैं और किसी को समझा भी सकते हैं तो उन लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड कर ले या मास्टर्स करने के बाद बीएड कर ले, ताकि उसी सब्जेक्ट को आप बच्चों को आगे पढ़ा पाओ। तो टीचिंग लाइन अपने आप में एक सुनहरी लाइन है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और हमेशा आने वाले समय में भी टीचिंग एक एवरग्रीन लाइन रही है और रहेगी। इसके अलावा आप चाहे तो ट्यूटरिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम की जो ट्यूशन सेंटर्स हैं, है ना, वहां पर जरूरत पड़ती है ऐसे बच्चों की जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी की हो, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हो। ऐसे लोगों को बुलाया जाता है अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए। तो आप चाहें तो ट्यूटरिंग का काम भी कर सकते हैं। लाखों रुपए सैलरी है और अच्छे खासे पैकेज
आज के टाइम में मिल रही हैं, जैसे बायजूस के थ्रू, अनअकैडमी के थ्रू या बाकी जगहों। इसके अलावा जो मैं बात करूंगा 9th नंबर पे, वो है कंटेंट राइटर। जी हाँ, पॉलिटिक्स में कंटेंट राइटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बहुत सारे नेताजी होते हैं जो अपनी स्पीच तक खुद नहीं लिखते, स्पीच के लिए भी किसी पर्सन को बैठाया हुआ होता है। कंटेंट राइटर की जरूरत बहुत सारी वेबसाइट्स को रहती है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को रहती है, जो भी पॉलिटिकल न्यूज़पेपर हैं, जो पॉलिटिकल वेबसाइट्स हैं। तो कंटेंट राइटर स्पेशली आप, क्यों? क्योंकि आपको पॉलिटिक्स की नॉलेज है। हर कोई कंटेंट राइटर कुछ भी नहीं लिख सकता। आपको पॉलिटिक्स की नॉलेज है तो आप उस बारे में अच्छे से लिख सकते हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एज ए कंटेंट राइटर आप लोगों की जरूरत बहुत ज्यादा आने वाले भविष्य में, और अभी भी है उतनी, और आने वाले भविष्य में और ज्यादा इंक्रीज ही होने वाली है। अब मैं बात करूंगा 10वें नंबर पे। जी हाँ, जो लास्ट हमारा है वो है, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के बाद सेफोलॉजिस्ट बन सकते हैं। आप कहेंगे सर ये सेफोलॉजिस्ट क्या होता है, इतना भयंकर वर्ड। जी हाँ, सेफोलॉजिस्ट वो होते हैं जो सर्वे करते हैं। आप लोगों ने खुद पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ी होगी तो बहुत सारे सर्वेस पढ़े होंगे उसके अंदर, कि इंडिया में इतने प्रतिशत जनता ये करती है, इतने परसेंट लोग ये करते हैं, इतने परसेंट लोग वो करते हैं, इतने परसेंट लोग इस धर्म के हैं, इतने परसेंट लोग इस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कहीं इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन होने के बाद सर्वे आते हैं, है ना। सर्वे में बताते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी जीतने वाली है, ये ऐसे जीत रही है। तो भाई इन लोगों को सेफोलॉजिस्ट कहते हैं, जो ये सर्वे कंडक्ट कराते हैं। और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी आज के टाइम में वो इन सर्वेस को करवाती है इन लोगों के जरिए। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को बिठाया जाता है, वो लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग सर्वे कैसे करेंगे। तो आप चाहें तो इन फ्यूचर पॉलिटिकल साइंस पढ़ के सर्वे में, एनालिसिस में आगे जा सकते हैं, जो एक अपने आप में ही बहुत बड़ी ब्रांच है, अपने आप में ही एक बहुत ही ग्रीन ब्रांच है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको बता दिए। इतनी करियर अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कि किसी और स्ट्रीम के बच्चे को मिलती होगी जितनी पॉलिटिकल साइंस के स्ट्रीम के बच्चे को मिलती है। तो आने वाले समय में अगर आपके माँ बाप आपसे कह रहे हैं कि यार आर्ट्स क्यों ले रहा है, तो उन्हें प्लीज ये वीडियो दिखा दीजिए। और जिन दोस्तों को आपके नहीं पता कि पॉलिटिकल साइंस के क्या क्या फायदे हैं, उन्हें आप ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि लोगों में ज्ञान आ सके और लोग समझ सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। सो थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।